हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग लूसेंट पार्ट 10 का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और दिमाग में बैठाने का काम कीजिए। एक एक लाइन लूसेंट का याद कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। इसके बाद क्राउन को बताया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों, और इसके बाद फिर घटनाचक्र दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को जीके जीएस में सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी एग्जाम रहे जाइए आराम से, जीके जीएस सब क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त, आज हम गुप्त साम्राज्य के जो बचा हुआ है पार्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कहाँ पर घूमती है दोस्तों? अपनी धुरी पर। चलिए बराहमहिर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बराहमहिर बृहत संहिता और पंच सिद्धांत और बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई दोस्तों। बराहमहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है दोस्तों। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे दोस्तों। उसने यह ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल कन्नव ने पशु चिकित्सा पर हास्यायुर्वेद लिखा। गुप्त काल में पल कानव ने पशु चिकित्सा पर हास्यायुर्वेद लिखे। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पुराणों में वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या क्या दोस्तों? रूपक कहा गया है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। याज्ञवल्क्य और नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे दोस्तों। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है।
भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण का साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है दोस्तों। प्राचीन नाटकों को सर्वोत्कृष्ट माना गया, प्राचीन नाटकों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है दोस्तों। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत की शकुंतला की प्रेम कथा है। द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, ऐसी प्रथम रचना है जो भगवत गीता और सांस्कृतिक और उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का कर्मिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का कर्मिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है दोस्तों वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे दोस्तों। बिंद शक्ति के पश्चात उनका पुत्र परवरसेन प्रथम 275 से 355 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। एक था प्रधान शाखा, दूसरा था वशीय यानी वरस गुल्म शाखा। दोनों शाखाओं में समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन थे दोस्तों? रुद्रसेन प्रथम थे 335 से 360 ईस्वी। प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल है 390 से 410 दोस्तों। परवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी। पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी दोस्तों। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे यानी बच्चा था दोस्तों। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन
वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वसीम शाखा के वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वात्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वात्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन और बिंद शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वकाटक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भ शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे दोस्तों। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वकाटकों के शासनकाल में हुआ था। 23वां चैप्टर चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पुष्यमुति सुंग, पुष्यमुति वंश एवं वर्धन वंश। गुप्त वंश का पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक और मौखरी और पुष्यभूति और पार्वती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी दोस्तों। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र कौन कौन थे? एक पुत्र था बड़ा पुत्र राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गिरिवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त ने मित्रगौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था।
इसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, जो इनके पिता भी उपाधि ये धारण किए थे। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष का पराजय हुई। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेन सांग को यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उपदेश में से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेन सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था दोस्तों। तो ये नेक्स्ट पेज दोस्तों। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेन सांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका और रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ये वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव तथा अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के समय दोस्तों प्रत्येक भुक्ति का एक शासक राज स्थानीय और ऊपरिक तथा अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। पाठक को कहते थे तहसील उस समय। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो था दोस्तों शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष
कहा जाता था, गर्माक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद देखिए दोस्तों, भंडी प्रधान सचिव होते थे और सिंहनाद प्रधान सेनापति होते थे और कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। स्कंदगुप्त पुलिसकर्मियों को जाट या भाट कहा जाता था। दंडा पाशविक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर यानी पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यान यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यान यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था दोस्तों। चलिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आज से स्टार्ट होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु बरोबर है, देख के करिए, स्टार्ट करो। तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी दोस्तों। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कृताजूनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। कृताजूनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कर्म सूत्र प्रारंभ से 600 से 300 ईस्वी महेंद्र वर्मन द्वितीय शासनकाल दोस्तों 668 से 670 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी। नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी है दोस्तों। मत विलास परवर सेन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी दोस्तों। महेंद्र वर्मन शुरू में ही जैन मतांबली था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बेटी चुनो इतना डिस्टर्ब करें का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। कितना थी दोस्तों? 7। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ था। रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन मंदिर था दोस्तों? द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वतापी कौन महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग कांची आए थे। परवर सेन वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी था दोस्तों परवर सेन। उसने लोकादित्य और एक मल्ल रंजय और अत्यंत काम उग्रदंड गुणभाजन आदि का उपाधि ग्रहण की थी दोस्तों। इसने महामलपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था दोस्तों, जिसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, अगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है दोस्तों। 10 कुमार चरित्र दोस्तों, ये 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चोल के बारे में स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों की ध्वंसावशेषों पर आधारित था। ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तंजा यानी तंजौर और तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथ कच्चन था दोस्तों। विजयालय में नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित की दोस्तों। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित की? आदित्य प्रथम ने दोस्तों। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम कोदंड राम की उपाधि धारण की दोस्तों। कोदंड राम की उपाधि धारण की। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्णवर्मन तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का सबसे बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा माहिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी दोस्तों। राजराज प्रथम देखिए, श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलम मंडलम यानी राजधानी पोलन रूबा बनाया गया दोस्तों। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलंगंग नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया दोस्तों। चोल काल में भूमि के प्रकार। वेलन वगाई दोस्तों, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती है? वेलन वगाई। ब्राह्मोदय दोस्तों, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्राह्मदेय कहलाती है। शाला भोग दोस्तों, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि शाला भोग कहलाती है। देवदान या तिरुनमठ्ठम
कठनी दोस्तों मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। देवदान या तिरुन मठ ढकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है दोस्तों। पली चंदनम दोस्तों जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। नोट में देखिए दोस्तों, गजनी का सुल्तान कौन था दोस्तों? मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय था। चोलों के पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी दोस्तों। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था दोस्तों। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार कर किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। इसके आगे जो शेष बचा है अगला पार्ट में चोर प्रशासन के बारे में बताया गया दोस्तों। पार्ट नंबर 11 आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, अच्छा लगता है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इस चैनल पर हर एक चीज़ बताया जा रहा है धीरे धीरे दोस्तों। अभी वर्तमान सीटेट का क्लास चल रहा है दोस्तों, सीटेट का। उसके बाद दोस्तों फिर बिहार दरोगा, बिहार BPSC और CGL के लिए जीके का सेट करवाया जाएगा दोस्तों। और लुसेंट चलते रहेगा, जिस तरह चल रहा है दोस्तों इस तरह 30 मिनट का सीरीज आते रहेगा। आप लुसेंट खत्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्राचीन का स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आधुनिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज है उसको पहले पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर क्राउन, फिर घटना चक्र, 3 बुक तो अनिवार्य एकदम पढ़ाना है इस चैनल पे दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। बेल आइकन